नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो राजस्थान अध्ययन है 9th क्लास में चलती हैं, उसमें जो राजस्थान भूगोल के जो चैप्टर हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दूसरा चैप्टर है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, इसमें जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो है। इसके अलावा जो नदियाँ हैं वो है झील, चोटियाँ वगैरह। तो ऋतु, जलवायु वगैरह है, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम जो दूसरी 9th है, 10th, 11th और 12th, उनमें जो राजस्थान अध्ययन चलती है उनमें भी राजस्थान भूगोल के जो चैप्टर है तो वो लेके आएंगे। तो ये जो ऑथेंटिक बुक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन है हूबहू उठाए जाते हैं विभिन्न एग्जाम में। तो इस चैप्टर को देखना जरूरी है। तो हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 2, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। राजस्थान राज्य जहाँ एक और इसके गौरवशाली इतिहास के लिए पहचाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका जो भौतिक स्वरूप है वो भी विशिष्ट है। राज्य के भौतिक पर्यावरण ने यहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण को सदैव से ही प्रभावित किया है और वर्तमान में भी राज्य की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसकी जो स्थिति और विस्तार है वो देखते हैं। राजस्थान राज्य भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें स्थित है। तो इसका विस्तार कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो अक्षांशीय विस्तार है। और 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो राजस्थान का विस्तार है वो स्थित है। तो ये मैप में देखते हैं एक बार। ये 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, ऐसे तो ये अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो ये राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। जो पश्चिम से पूर्व दिशा की दूरी है वो कितनी है? 869 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना, जो जो राजस्थान का विस्तार है 869 तो पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। और सीमाएं देख लेते हैं। इधर पाकिस्तान की सीमा है, इधर हरियाणा, ऊपर पंजाब है, उत्तर प्रदेश है पूर्व में और मध्य प्रदेश भी है, और दक्षिण की साइड गुजरात है। तो ये राजस्थान की जो सीमा है वो है। तो एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या है। राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी अक्षांश, ये विस्तार हमने देख लिया था, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कर्क रेखाएं 23.5 डिग्री अक्षांश है, वो कहाँ से? राजस्थान के दक्षिण में गुजरती हैं। कौन से जिले से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये दो जिले ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इन दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। राज्य की पश्चिमी सीमा है वो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो 1017 किलोमीटर लंबी है। तो ये जो किलोमीटर दूरी है 1017, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा से, तो हमने देखा था। पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश। जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा है वो क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात से संयुक्त है। तो ये राजस्थान की सीमा विस्तार है वो दिया हुआ है। अब देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रीय विस्तार कितना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 3,42,239। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% है। तो ये महत्वपूर्ण है, 10.41% राजस्थान है किसका? भारत के क्षेत्रफल का। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व के अनेक देश है उनसे बड़ा है। उदाहरण के लिए इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इंग्लैंड से 2 गुना है,
और नॉर्वे, पोलैंड, इटली इनसे भी अधिक विस्तार रखता है। तो राजस्थान इतना बड़ा है। राजस्थान की आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो ये कैसी आकृति है? विषम कोणीय चतुर्भुज। राज्य की उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है। तो ये चौड़ाई और लंबाई है। अब देखते हैं प्रशासनिक इकाई। जो संभागीय व्यवस्था है राजस्थान में, तो उसके बारे में देखते हैं प्रशासनिक इकाइयां। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 ईस्वी में जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो वर्तमान में राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभाग, 33 जिले और 241 तहसील में विभक्त किया गया। तो अभी 7 संभाग है, 33 जिले हैं, लेकिन जो तहसील है वो चेंज होती रहती है, तो तहसील वाला डाटा याद मत करना। अब देखते हैं संभाग कैसे चेंज हुए, कौन कौन से संभाग है, तो कौन सा जिला किस संभाग में आता है वो देखते हैं। जयपुर संभाग है, उसमें जयपुर आता है, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो ये जिले जयपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर में तो पश्चिमी जिले जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर, तो ये जिले आते हैं। भरतपुर में तो जो ABCD है वो अलवर, माफ करना अलवर इसमें नहीं है, जयपुर में है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये भरतपुर संभाग में जो पूर्व दिशा में स्थित है। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, तो ये 4 जिले अजमेर में। कोटा संभाग में हाड़ौती वाले 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बीकानेर में जो उत्तर दिशा में जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये 4 जिले बीकानेर में। उदयपुर में दक्षिण वाले जिले, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, तो ये जिले उदयपुर में। जो भीलवाड़ा है ये जो अजमेर संभाग है उसमें, बाकी जो उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, तो ये उदयपुर में। तो ये 7 संभाग है। तो इसमें जो 20 वाले संभाग है, अजमेर संभाग हुआ, जैसे जयपुर हुआ, तो इनको थोड़ा याद रखना क्योंकि इनमें जो जिले है वो मिसमैच हो जाते हैं कि कौन से किस में है। बाकी जो सीमावर्ती संभाग है तो उनके तो उस साइड ही जिले, जैसे जोधपुर में पश्चिमी जिले हैं, भरतपुर संभाग है उसमें पूर्वी जिले हैं, और जो उदयपुर है इसमें दक्षिणी जिले हैं, और जो बीकानेर संभाग देखा था इसमें उत्तर दिशा वाले जिले। तो ये तो जिले याद हो जाएंगे। तो 20 के संभाग है उनको थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं उसावास अर्थात धरातल एवं धरातलीय प्रदेश। राजस्थान एक विशाल राज्य है, अतः यहाँ धरातलीय विविधताओं का होना स्वाभाविक है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्र भी है, पठारी प्रदेश भी है, मैदान भी है और मरुस्थल भी है, अर्थात यहाँ उसावास संबंधी विविधता है। राज्य की उसावास का स्वरूप है, तो ये इस मैप में दिया हुआ है कहाँ पर कितनी ऊंचाई है, तो ये मैप के हिसाब से देख लेना। जो ऊंचाई मीटर में है तो ये मैप पर दर्शाया हुआ है। तो सबसे ऊंचाई ज्यादा कहाँ पर है? 900 मीटर से अधिक ऊंचाई। तो 900 मीटर से अधिक ऊंचाई कहाँ दिख रही है? ये सब जगह 900 से ज्यादा ही दिख रही है, तो ये थोड़ा मैप देख लेना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। आगे देखते हैं। अब जो मैप में स्वरूप दर्शाए गए हैं तो वो देखते हैं। पहला उच्च शिखर, तो उच्च शिखर क्या है? जो 900 मीटर से अधिक है वो उच्च शिखर है। इसके अंतर्गत वे पर्वतीय शिखर सम्मिलित है जो समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचे, तो वो किस में आते हैं? उच्च शिखर में आते हैं। ये राजस्थान के कुल 1% से भी कम है, तो इनकी संख्या मतलब 1% से भी कम है, तो राजस्थान में उच्च शिखर बहुत संख्या में कम है। इसमें अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, वो उस शिखर में आता है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, तो ये ऊंचाई महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। दक्षिणी अरावली के अन्य उस शिखर है, तो दक्षिणी अरावली है उसके अन्य कौन कौन से शिखर है, चोटियां हैं? तो शेर है, असलगढ़ है, देलवाड़ा है, आबू है, जरगा है और कुंभलगढ़। अब देखते हैं पर्वत श्रृंखला। इसके अंतर्गत 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो सम्मिलित है, जो राज्य के लगभग 100% भाग में विस्तृत है। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला
इसमें सम्मिलित है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अक्रमिक रूप से राजस्थान के मध्य भाग में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार है वो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद से अजमेर जिले तक विस्तृत है। इसके पश्चात जयपुर और अलवर जिलों, इन श्रेणियों का विस्तार अक्रमिक रूप से है। तो अजमेर तक तो ये क्रमिक रूप से है, उसके बाद जयपुर है, अलवर है, वहाँ ये मतलब पर्वत श्रृंखला है वो अक्रमिक रूप से। अब देखते हैं उस भूमि और पठारी क्षेत्र। इसका विस्तार अरावली क्षेत्र के दोनों ओर है। जो उस भूमि या पठारी क्षेत्र है, इसका जो विस्तार है वो अरावली पर्वतमाला है, इसके दोनों ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर के मध्य है। यह राजधानी के लगभग 31% क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका उत्तरी पूर्वी भाग प्राय समतल है, जिसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वो उस भूमि है जहाँ उबड़ खाबड़ धरातल है तथा औसत ऊंचाई 500 मीटर है। राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले में भी पठारी क्षेत्र है। तो ये पठारी क्षेत्र है उसके बारे में। अब देखते हैं मैदानी क्षेत्र। तो इसका विस्तार राज्य के लगभग 51% भूभाग पर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। इसके दो वृहद क्षेत्र हैं। प्रथम पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र तथा द्वितीय है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र है उसमें मरुस्थल भी गिना गया है और जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो भी गिना गया है। पूर्वी मैदान में बनास नदी जो बनास बेसिन है, संबल बेसिन है, सपन मैदान है जो मध्यमाई बेसिन है, जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है तथा कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये मैदानी क्षेत्र हुआ। तो ये उसावस के बारे में देख रहे थे। जो भौतिक प्रदेश का विभाजन है वो आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ उसावस के हिसाब से देख रहे हैं, तो शॉर्ट में देख रहे हैं। अब देखते हैं धरातलीय प्रदेश। धरातलीय विशिष्टताओं के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित प्रमुख तथा उप विभागों में विभक्त किया जाता है। तो ये जो 4 भाग है राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, धरातलीय प्रदेश, उसमें बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है हाड़ौती का पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये 4 भागों में बांटा गया है। तो ये मैप में भी दर्शाया गया है। ये पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। बीच में अरावली है, इसके बाद पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार है। तो अब देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो थार मरुस्थल है, इसका विस्तार जो पश्चिमी जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में है। तो ये मरुस्थल है, इसका यहाँ विस्तार है। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले हैं, इनमें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार है। तो इससे क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, यानी यहाँ पर सिंचाई सुविधा बढ़ने के कारण, इंदिरा गांधी नहर वगैरह कारण, तो यहाँ का जो क्षेत्रीय स्वरूप है, जो लोगों का इकोनॉमिक स्तर है, तो वो काफी बढ़ गया है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उसावस नहीं रखता, अभी तो इसमें भी भिन्नता है। इसी भिन्नता इसको 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। तो जो मरुस्थल है इसको भी 4 भागों, जो उप भाग है, उप प्रदेश है, उसमें बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। पहला है शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है लूणी जवाई बेसिन, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है घग्गर का मैदान। तो ये मैप में भी देख लेते हैं। तो ये घग्गर का मैदान उत्तर में है, ये शेखावाटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू वाला, ये लूणी बेसिन है। तो पीछे कौन सा रहा, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये 4
मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया। तो अब मरुस्थल का पहला भाग देखते हैं, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। ये प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है 25 सेमी से भी कम है। तो जो ये क्षेत्र है यहाँ 25 सेमी से भी कम है वार्षिक वर्षा है। इसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है। तो ये 3 जिले इसमें आते हैं। एवं जोधपुर और चूरू जिले इनका जो पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में सर्वत्र बालू के स्तूप है, उनका विस्तार है। तो यहाँ पर दो रहे कुछ क्षेत्रों जैसे पोकर है, जैसलमेर है, रामगढ़ है, वहाँ चट्टानी संरचना दृष्टिगत होती है। तो पोकर, जैसलमेर, रामगढ़ यहाँ पर थोड़ी चट्टान भी है, बाकी जगह दो रहे। तो अब देखते हैं लूणी जवाई बेसिन। तो लूणी जवाई बेसिन ये यहाँ पर है। ये एक अर्धशुष्क प्रदेश है जिसमें लूणी एवं इसकी प्रमुख जवाई नदी है तथा उनकी अन्य सहायक नदियां प्रवाहित है। इसका विस्तार है पाली है, जालोर है, जोधपुर है और नागौर जिले के जो दक्षिण भाग है वहां पर है। ये एक नदी निर्मित मैदान है जिसे लूणी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं जो मरुस्थल का तीसरा भाग है, शेखावटी प्रदेश। इसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक वागड़ प्रदेश होता है जो दक्षिण का जो जो उदयपुर है, नहीं डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र है, इसको वागड़ कहते हैं। तो ये बांगर है। बांगर किसको कहते हैं? जो शेखावाटी प्रदेश है इसे कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश का विस्तार है वो झुंझुनू, सीकर और सुरू जिले तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। ये प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है जहाँ कम ऊंचाई के बालू के स्तूप है, उनका विस्तार है। मतलब यहाँ धोरे तो है लेकिन कम ऊंचाई के। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त अर्थात रण होते हैं, वो है कौन कौन से हैं? नागौर का डीडवाना है, डेगाना है, सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ शुरू का है, थाल चपर शुरू का है, परियारा है, कुसामन ये नागौर का है। तो ये जो रण है तो ये शेखावाटी प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं घग्गर का मैदान। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण घग्गर नदी है उसके प्रवाह के बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी है इसको मर्त नदी भी कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ आ जाती है। यानी इसमें पानी कम है लेकिन वर्षा के टाइम बाढ़ भी आ जाती है। घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन जो सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी है उसी का ही रूप है। ये संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गए। अब मरुस्थल हमने पूरा देख लिया, उसके 4 भाग देख लिए। अब देखेंगे जो दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इसके बारे में देखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। अरावली विश्व की जो प्राचीन पर्वतमाला है उनमें से एक है। तो देखते हैं अरावली में आगे क्या है। जो प्राचीन पर्वतमाला है उन श्रेणियों में उनमें से एक है जो राज्य के कर्णवत मतलब त्रिशी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणियां उत्तर में जो दिल्ली है वहां से प्रारंभ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किमी की लंबाई में विस्तृत है। तो ये मान लीजिए ये राजस्थान बनाता हूं मैं। तो इसमें यहाँ दिल्ली से लेकर इधर पालनपुर तक ऐसे ये त्रिशी कर्णवत है। तो ऐसे ये अरावली पर्वतमाला है। लंबाई कितनी है? 692 किमी। कितने? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है राज्य के 7 जिले। 7 जिले कौन कौन से? तो स्टार्ट में यहाँ पर सिरोही है, उसके बाद उदयपुर है, उसके बाद राजसमंद है ऊपर की साइड, उसके बाद ऊपर अजमेर आ जाता है, उसके ऊपर जयपुर, उसके साइड में दौसा और ऊपर अलवर। तो ये जो 7 जिले हैं यहाँ पर अरावली का विस्तार है। अब देखते हैं अरावली पर्वत प्रदेश है, इसको भी 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और उत्तरी अरावली प्रदेश। तो ये कैसे हैं? जो ये अरावली है इसको जो ये उत्तरी अरावली है, बीच में मध्य अरावली है और जो दक्षिण में दक्षिणी अरावली। तो ये अरावली के 3 उपभाग है। तो इसके बारे में देखते हैं।
सबसे पहले देखेंगे हम दक्षिणी अरावली प्रदेश, जो दक्षिण दिशा में अरावली है उसको देखेंगे। इसमें सिरोही, उदयपुर और जो राजसमंद जिले हैं जो दक्षिण में है राजस्थान के, वो जिले सम्मिलित हैं। ये प्रदेश पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है, जहाँ अरावली की श्रेणियां हैं वो अत्यधिक सघन और उस्ता लिए हुए, यानी यहाँ पर जो पर्वत है वो ज्यादा मात्रा में और ज्यादा हाइट के हैं। इस प्रदेश में अरावली पर्वतमाला है, इसके अनेक उच्च शिखर स्थित है, यानी बड़ी बड़ी चोटियां हैं लंबी लंबी। इस चोटियों में गुरु शिखर पर्वत है, वो राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, पहले देखा था। जो सिरोही जिले के जो माउंट आबू है उस क्षेत्र में स्थित है। तो गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। यहाँ की अन्य प्रमुख उस चोटियां, जो अन्य दूसरी चोटियां कौन कौन सी है? शेर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। असलगढ़ है 1380 मीटर। उसके बाद देलवाड़ा है 1442 मीटर। उसके बाद आबू। तो ये जो टॉप की 2-3 ज्यादा हाइएस्ट 5 तक इनकी ऊंचाई याद रखनी है, उसके बाद ऊंचाई याद नहीं रखनी, लेकिन इनका जो क्रम है किसके बाद कौन सी छोटी है कौन सी उससे छोटी है, तो ये क्रम याद रखना जरूरी है। तो आबू, उसके बाद ऋषिकेश है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर है, वो कौन सा है? जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां है वो कौन कौन सी है? तो कुंभलगढ़ है, लीलागढ़ है, कमलनाथ है, कमलनाथ की पहाड़ियां, तथा सज्जनगढ़ जो उदयपुर में। तो ये उदयपुर राजसमंद क्षेत्र है, यहाँ की चोटियां हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको बोराट का पठार कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। बोराट का पठार किसको कहते हैं? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठारी क्षेत्र है, तो उसको क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। तो ये जो चोटियां हैं इसको क्रम के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से आप रख लेना। इसका एक ट्रिक भी है, गुरु से दिल से जरा आस रख, ऐसा कुछ है, तो उसके हिसाब से आप याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसको क्रम के हिसाब से रखना होता है, अवरोही या आरोही क्रम में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा ये जो हाइट है ये ऑथेंटिक हाइट है, तो इसके हिसाब से आप जमा लेना। अब देखते हैं मध्य अरावली प्रदेश। ये मुख्यतः अलवर जिले में फैला हुआ है। जो मध्य अरावली है तो ये राजस्थान के मध्य भाग में है। मध्य भाग में कौन सा जिला है? अलवर वगैरह है, तो यहाँ पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल भी स्थित हैं। तो यहाँ पर संकीर्ण घाटियां भी हैं और समतल स्थल भी हैं। अजमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में तारागढ़, तो ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ 817 मीटर है। और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां जो नाग पहाड़ है, ये सेकंड नंबर है, नाग पहाड़, जहाँ से लूनी नदी निकलती है। ब्यावर तहसील में अरावली पर्वत के 4 दर्रे स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है, एक एग्जाम में पूछी गई थी रिसेंट में। तो ये दर्रे, इनके नाम दिए गए थे, तो ये क्या है ऐसा पूछा था, तो वे क्या है? दर्रे कौन कौन से? बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, दर्रा और देबारी। तो ये ऐसा पूछा गया था कि बर, परवेरिया, शिवपुर, सूरा और देबारी क्या है, तो ये दर्राओं के नाम है। तो ये दर्रे एक बार ध्यान रख लेना। अजमेर की ब्यावर तहसील में ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर है। अब देखते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश का ये तीसरा भाग है। दक्षिण देख लिया, अरावली प्रदेश देख लिया, ये उत्तरी अरावली प्रदेश है। इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां वो अनवरत न होकर दूर दूर होती है, या मतलब अरावली है वो टुकड़े में टूटी हुई है, दूर दूर स्थित है। इनमें शेखावाटी की पहाड़ियां हैं, तोरावाटी की पहाड़ियां हैं, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की ऊंचाई है वो 450 से 750 मीटर है। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखर कौन कौन से हैं? तो शिखर जिले का जो रघुनाथगढ़ है वो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, ये ध्यान रख लेना। इसकी ऊंचाई भी ध्यान रख लेना, 1055 मीटर। उसके बाद अलवर में बैराट 792 मीटर, जयपुर में खूह 920 मीटर। ये थोड़ा बैराट देख लेना, क्यों बैराट सभ्यता तो जयपुर में, छोटी ये अलवर में लिखा है, पता नहीं, देख लेना, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। जो बैराट की सभ्यता है वो तो जयपुर में, यहाँ पर अलवर में बैराट ऐसा कुछ लिखा है।
अन्य उच्च शिखर जयगढ़, नारगढ़, अलवर किला और बिलाली। तो ये अन्य उच्च शिखर हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। हमने मरुस्थल देख लिया, अरावली पर्वतमाला देख लिया। अब तीसरा जो धरातलीय प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसको देखते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है जो अरावली है, इसके पूर्व दिशा में स्थित है। इसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा ये जिला आता है जो पूर्व दिशा में स्थित है। ये जिले हैं। ये प्रदेश है नदी बेसिन प्रदेश है, अर्थात नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, यानी ये नवीन प्रदेश है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश है। तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको भी 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा है संबल बेसिन, तीसरा है मध्य माई बेसिन अथवा सपन का मैदान। तो ये 3 भाग है पूर्वी मैदानी क्षेत्र के। पहला बनास बाणगंगा, दूसरा संबल, तीसरा है माई। तो ये 3 भाग है। अब सबसे पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, तो इसको देखते हैं। बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये एक विस्तृत मैदान है। ये मैदान बनास और उसकी सहायक बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी ये भी देख लेते हैं। बाणगंगा है, बेड़स है, कोठारी है, डैन है, सोहादरा, मानसी, धुन, बांडी, मोरेल, बेड़स, वागन, गंभी। तो ये नदियां हैं, ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों से ये क्षेत्र बना हुआ है। ये एक विस्तृत मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है और इसका ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। अब देखते हैं दूसरा जो मैदान का दूसरा भाग है संबल बेसिन, इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो जहां से संबल नदी गुजरती है तो वो जिले इसमें शामिल है। कोटा का क्षेत्र हाड़ौती में सम्मिलित है, किंतु यहाँ संबल का मैदान क्षेत्र स्थित है, मैदानी क्षेत्र भी स्थित है। तो कोटा है वो हाड़ौती के पठारी क्षेत्र में भी आता है, लेकिन यहाँ पर मैदान भी है संबल का, तो ये भी ध्यान रखना। तो कोटा में दोनों है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली, इसके अलावा धौलपुर है। तो इन जिलों में जो संबल का बीड़ है वो स्थित है। ये अत्यधिक कटापटा क्षेत्र है, इसके मध्य समतल क्षेत्र स्थित है। तो संबल के बीड़ कहाँ कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। अब तीसरा भाग है मध्य माई बेसिन अर्थात सपन का मैदान। इसका विस्तार उदयपुर के दक्षिण पूर्व से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में ये माई नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो ये जो दक्षिण माई नदी है तो यहाँ पर माई का बेसिन अर्थात सपन का मैदान है। जो मध्य प्रदेश से निकलकर जो माई नदी है मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रदेश में गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये क्षेत्र असमतल है तथा सर्वत्र छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त तथा कटापटा होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं। तो वागड़ किसे कहते हैं? जो दक्षिण राजस्थान है उसमें जो सपन का मैदान वगैरह है तो इनको वागड़ कहते हैं। तो बांगर किसको कहता था? जो शेखावाटी में हमने देखा था तो उसको बांगर कहते हैं, वागड़ कहते हैं, ये दक्षिण क्षेत्र को कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये 2 जिले हैं। इसके जो मध्य का भाग है वो सपन ग्राम समूह स्थित है, अतः इसे सपन का मैदान कहते हैं। तो सपन के मैदान में कौन कौन से जिले हैं? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ध्यान रखना डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो ये सपन का मैदान है, ये महत्वपूर्ण है। अब हमने मरुस्थल देख लिया, अरावली पर्वतमाला देख ली, मैदानी क्षेत्र देख लिया। अब देखेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अर्थात जो हाड़ौती का पठार है उसको देखेंगे। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है जिसे हाड़ौती के पठार से नाम के जाना जाता है। ये मालवा के पठार का विस्तार है। जो हाड़ौती का पठार है वो किसका विस्तार है? मालवा का पठार है उसका विस्तार है। ये महत्वपूर्ण है, किसका है? मालवा का है। तथा इसका विस्तार है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जो 4 हाड़ौती के जिले हैं उनमें इसका विस्तार है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है तथा यहाँ अनेक छोटी पर्वत श्रेणियां हैं जिनमें मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां प्रमुख है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं और बूंदी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो हाड़ौती के पठार है उस क्षेत्र में।
यहाँ संबल नदी गुजरती है और इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, काली सिंध है, परवन है, पार्वती। तो ये सहायक नदियाँ हैं, ये भी प्रवाहित होती है। उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त है। तो ये हमने चारों प्रदेश पढ़ लिए, मरुस्थल पढ़ा, अरावली पढ़ा, मैदानी प्रदेश पढ़ा और पठारी प्रदेश। तो ये राजस्थान की 4 धरातलीय स्थल है, जो भौतिक प्रदेश है वो है। अब देखेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। अपवाह तंत्र अर्थात नदियाँ, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों एवं उनकी सहायक नदियों से जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियां केवल संबल है। जो संबल नदी है यही 12 मासी नदी है राजस्थान में केवल। उसके अलावा जो नदियां है वो ऋतु के हिसाब से यानी 12 मास नहीं चलती हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती है। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणियां वो निर्धारित करती है। कैसे? ये राजस्थान है, मैं राजस्थान का मैप बना रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा वेट करना। ये राजस्थान, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो इधर की नदियां हैं वो तो जाती है जो खंबात की खाड़ी वगैरह है, अरब सागर है, यहाँ जाती है। इस साइड की नदियां वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऐसे ऐसे एक माई नदी है वो इधर जाती है। बाकी यहाँ साबरमती वगैरह वो सब अरब सागर में जाती है। और इस साइड की सब बनास वगैरह मिलके यमुना में वो जाती है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये निर्धारित करती है कि इस साइड की नदियाँ जाती है अरब सागर में और पूर्व दिशा की साइड की नदियाँ है वो जाती है बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार अरावली पर्वतमाला निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में एक जल विभाजक है, यानी दोनों साइड जल को विभाजित करती है, जो राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंत प्रवाहित नदियां भी हैं। जो ऐसी नदियां जो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है वो अंत प्रवाहित नदियां कहलाती हैं। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? 3 समूह, एक तो अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी और एक अंत प्रवाह वाली। तो देखते हैं मानचित्र 2.5 उसमें क्या है। ये लूनी नदी है, इसमें बांडी, सुगड़ी, जवाई नदियां मिलती हैं। अंत प्रवाह क्षेत्र है, इसमें गग्गर है, कांदली वगैरह है, मेनता जो सांबर झील में मिलती है, साबी वगैरह, ये अंत प्रवाह है। और जो इधर की नदियां बाणगंगा, मोरेल जो ये बनास में मिलती है, ये संबल नदी है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। यहाँ माई वगैरह है, साबरमती वगैरह, ये अरब सागर में जाती है। तो जो इधर की है ये अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ ऊपर है वो अंतप्रवाही, और जो इधर है वो जाता है बंगाल की खाड़ी। तो ये जो राजस्थान का अपवाह क्षेत्र है वो दर्शाया गया है। अब देखते हैं आगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो वो कौन कौन सी है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसके अंतर्गत संबल, बनास और बाणगंगा, और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो सम्मिलित है। सबसे पहले देखेंगे संबल नदी। इसको पहले क्या कहते थे? श्रमणीयवती नगरी। तो ये इसका दूसरा नाम है श्रमणीयवती। जो नदी है ये संबल नदी का दूसरा नाम है। थोड़ा उच्चारण के लिए ये कठिन शब्द है। संबल नदी का जो उद्भव है वो कहाँ से होता है? उद्गम मध्य प्रदेश के जो मऊ है उसके निकट मानपुर के समीप जाना पाव की पहाड़ियाँ, तो यहाँ से संबल नदी निकलती है। ये राजस्थान में सौरासीगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिला है इसके निकट है, सौरासीगढ़ उसके निकट प्रवेश करती है। कौन? संबल नदी। और प्रवेश करके कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। ये ध्यान रखना, किसकी सीमा बनाती है? कोटा और बूंदी की। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होते हुए अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। संबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज ये बनाए गए। तो ये बांध के नाम महत्वपूर्ण है। संबल नदी पर कौन कौन से? गांधी सागर है, जवाहर सागर है,
राणा प्रताप सागर है और कोटा बैराज। ये 4 जो बांध है वो बनाए गए हैं। संभल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? बनास है, काली सिंध है और पार्वती। तो ये संभल की सहायक नदियां है। अब देखेंगे हम बनास नदी। बनास नदी अरावली की जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। तो खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर है? कुंभलगढ़ जिले में। वहां से क्या निकलती है? बनास नदी निकलती है। ये कुंभलगढ़ के दक्षिण की ओर कोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में संभल से मिल जाती है। तो ये बनास नदी है जो आखिर में जाकर संभल में मिलती है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बनास इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बेडस है, कोठारी है, खारी है, मैनाल, बांडी, धुंध और मोरेल। तो ये बनास की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं काली सिंध नदी। ये मध्य प्रदेश के देवास है उसके निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले से बहती हुई नांदेरा के निकट समल नदी है उसमें मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, तो काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी है? परवन, उजाड़, निवाज और आहू। तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं पार्वती नदी। तो ये भी मध्य प्रदेश से आती है, सीहोर क्षेत्र है, वहां से निकलकर बारां जिले से बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट संबल में मिल जाती है। तो ये पार्वती नदी होगी। अब देखते हैं बापनी नदी। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट संबल में मिलती है। तो ये बापनी है, ये कहाँ से? चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हुई जो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, उसके निकट संबल में मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं मेज नदी। मेज नदी कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। वहां से निकलकर बूंदी में लाखेरी है उसके निकट संबल में मिल जाती है। तो ये जो संबल की सहायक नदी है उसके बारे में देख रहे हैं। अब देखते हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी है, इसका जो उद्गम है वो जयपुर जिले की जो बैराट की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। बैराट की पहाड़ियां, वो हमने वहां पर अलवर देखा था, वो अलवर नहीं है, जयपुर है बैराट की पहाड़ियां। यहाँ से ये पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और उसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है, जहाँ इसका जल फैल जाता है। अब देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अब पहले देखा था हमने अंतप्रवाही, माफ करना, जो बंगाल की खाड़ी वाली देखा था। अब देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। राजस्थान में प्रभावित होती हुई अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? लूनी है, माही है और साबरमती। तो ये नदियां अरब सागर में जाती है। सबसे पहले देखेंगे लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपहाड़ जो अजमेर में, वहां से होता है। उसके बाद जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर क्षेत्र में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अंत में कसका रन है वहां पर चली जाती है गुजरात में। ये केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। लूनी नदी की ये विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक मीठा है, उसके पश्चात खारा हो जाता है। तो जो बाड़मेर में बालोतरा है वहां तक लूनी नदी का पानी मीठा है, उसके बाद जो केमिकल वगैरह है उसके अलावा जो यहाँ की जो धरती है, जमीन है, उसमें लवण की मात्रा ज्यादा है तो पानी खारा हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण याद रखना। और जो बालोतरा है इसका जो तल है वो लूनी नदी से भी, जो बालोतरा सिटी है उसका तल लूनी नदी का तल है उससे भी नीचा है। तो यदि अजमेर में सबसे ज्यादा बारिश हो तो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा में आएगी, क्योंकि यहाँ नदी उफान में आएगी तो जो पास में शहर है वो डूब जाएगा, तो उसका तल नीचा है इसलिए। अब देखते हैं लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जवाई है, लीलड़ी है, मीठड़ी है, सूगड़ी है। सूगड़ी प्रथम और द्वितीय है और तृतीय, ये 3 सूगड़ी के भाग है। बाड़ी, बाड़ी भी 2 है, प्रथम और द्वितीय, और सागी। तो ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं माही नदी। माही नदी जो मध्य प्रदेश के मऊ की पहाड़ियां हैं वहां से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है वहां पर प्रवेश करती है।
तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए। तो माही नदी किसकी सीमा बनाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। तो ये माही नदी इसकी बनाती, ध्यान रखना। तथा गुजरात में प्रवेश कर अंत में खंबात की खाड़ी है उसमें गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माई बजाज सागर है, वो बांध बनाए गए हैं, तो ये बांध का नाम भी ध्यान रखना। और माई की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, सांप और मोरे। कौन कौन सी? सोम, जाखम नदी, अनास नदी, सांप नदी और मोरे नदी। तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं साबरमती नदी। तो ये गीत सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो यही साबरमती नदी है जो बाद में गुजरात में जाती है। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिले में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में ये वाकल नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका दूसरा नाम कौन सा है? वाकल नदी। किसका? साबरमती नदी का। अब हम देखेंगे अंत प्रवाहित नदियां। तो ये कौन कौन सी है? राजस्थान में अनेक छोटी नदियां इस प्रकार की हैं जो कुछ दूरी तक बहकर रेत तथा भूमि में विलीन हो जाती है। इन्हीं को अंत प्रवाहित नदियां कहते हैं। इस प्रकार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? कांतली, साबी और काकानी। तो ये नदियां हैं जो अंत प्रवाही है। तो हम कांतली नदी देखेंगे। सीकर जिले की जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से ये कांतली नदी ये निकलती है। इसके पश्चात 100 किलोमीटर दूरी तक सीकर झुंझुनू जिले में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो ये कांतली नदी कहाँ? सीकर में। कौन सी पहाड़ी? खंडेला की पहाड़ी। कितने किलोमीटर लगभग बहती है? 100 किलोमीटर। सीकर और झुंझुनू दो जिलों में बहती है। उसके बाद देखेंगे साबी नदी। तो साबी नदी ये कहाँ से? ये जयपुर की सेंवर की पहाड़ियां है, वहां से निकलकर बानासुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडावर और तिजारा तहसील है उसमें बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो साबी नदी है, ये भी सेंवर की पहाड़ियां से निकलती है। तो ये जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, सेंवर की पहाड़ियां हैं, तो ये नदियों से मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है कहाँ से उद्गम होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं काकानी अथवा काकनई नदी। तो ये कहाँ है? ये जैसलमेर में। लगभग 27 किलोमीटर ये बहती है। जैसलमेर से 27 किलोमीटर नहीं है, माफ करना, ये जैसलमेर से 27 किलोमीटर दक्षिण में जो कोटड़ी गांव है वहां से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती। तो काकनी अथवा काकनी नदी कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। अब देखेंगे घग्गर नदी। ये एक विशिष्ट नदी है जिसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। ये हरियाणा से निकलती है और हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए उसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें वर्षा काल में जल आता है तो सर्वत्र फैल जाता है। इस नदी को मर्द नदी कहते हैं। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली। तो घग्गर नदी है, इसका तल क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। इसको मर्द नदी भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन काल में यह सरस्वती नदी थी, वो बहती थी, तो उसका अवशेष है इसलिए इसको मर्द नदी भी कहते हैं। अब देखते हैं उक्त अंत प्रवाहित नदियों के अतिरिक्त बाणगंगा है और सांबर झील क्षेत्र की नदियां अंत प्रवाहित नदियां हैं। तो सांबर झील में 4 नदियां मिलती हैं, तो वो भी अंत प्रवाहित नदियां है। बाणगंगा है, ये भी अंत प्रवाहित नदी है। तो ये अंत प्रवाहित नदियां हमने पूरी कर दी। अब देखते हैं जिले। राजस्थान की अनेक जिले हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। 2 श्रेणियां कैसे? एक खारे पानी की जिले तथा दूसरी है मीठे पानी की जिले। इनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। तो पहले हम कौन सी जिले देखेंगे? खारे पानी की जिले वो देखेंगे। खारे पानी की जिले कौन कौन सी है? सांबर है, डीडवाना है, पचपदरा और लूनकन झील है। तो ये क्या है? राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें, तथा अंत प्रवाही क्षेत्र है जो शेखावाटी क्षेत्र वाला है। हमने अंत प्रवाही नदियां देखी थी, तो उस क्षेत्र वाले जो क्षेत्र है उनमें अनेक खारे पानी की झीलें। सबसे पहले देखते हैं सांबर झील। तो सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। तो जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में सांबर झील न केवल राजधानी की अपितु भारत की प्रमुख खारे पानी की झील है। इस झील के पानी से नमक उत्पादित होता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किमी है। तो यह याद करने लायक यही है कि ये जयपुर में स्थित है। दूसरी झील है डीडवाना झील।
कौन सी झील है? डीडवाना। ये कहाँ पर स्थित है? तो डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है। नागौर जिले का जो डीडवाना नगर है उसके निकट ये झील स्थित है। इस झील के जल से सोडियम लवण तैयार किया जाता है, यानी इस झील से सोडियम लवण है जो केमिकल है वो तैयार किया जाता है। अब देते हैं पसपदरा झील। ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। पसपदरा, बाड़मेर में पसपदरा नामक स्थान है, वहां पर है, ये खारे पानी की झील है। चौथी झील है लूणकरणसर झील। ये बीकानेर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लूणकरणसर है, वहां पर ये झील स्थित है। उपरोक्त प्रमुख खारे पानी की झीलों के अतिरिक्त कुछ छोटी झीलें वो कौन कौन सी है? फलूदी है, कुसामण है, कावोद है, कसोर है, रेवा, ससीकर है आदि। तो ये खारे पानी की और झीलें हैं। अब देखते हैं मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है? राजस्थान प्रदेश के लिए मीठे पानी की झीलों का विशेष महत्व है, क्योंकि राज्य में पानी की कमी है और मीठे पानी की झीलें पेयजल तथा सीमित रूप से सिंचाई हेतु जल प्रदान करती है। राज्य में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें भी हैं तथा अनेक झीलों का निर्माण बांध द्वारा पानी को रोककर भी किया गया है। राज्य में मीठे पानी की झीलें अनेक जिलों में स्थित है। यहाँ राज्य की प्रमुख एवं प्रसिद्ध मीठे पानी की जो झीलें हैं उसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें है वो देखेंगे। पहली है जयसमंद झील। इसका निर्माण 1685 से 91 में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये एक अंतरिम झील है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? महाराणा जयसिंह। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर। ये उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो जयसमंद कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका दूसरा नाम ढेबर झील भी है, तो ये भी ध्यान रखना। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी प्राकृतिक, माफ करना यहाँ पर प्राकृतिक लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि महाराणा जयसिंह ने बनाया था। तो इसी बुक में ये दो आमने सामने पॉइंट लिख दिए। यदि प्राकृतिक होती तो महाराणा जयसिंह कैसे बनाते? हालांकि ये बांध बनाकर बनाई गई थी तो प्राकृतिक मान सकते हैं। दूसरी झील है राजसमंद झील। इसका निर्माण है महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में कराया था। तो राजसमंद झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी। ये झील उदयपुर से 66 किलोमीटर दूर राजसमंद जिला है वहां पर स्थित है। तो राजसमंद का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने, और ये 1662 ईस्वी में करवाया गया। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। इस झील के किनारे सुंदर घाटे और 9 सौकी जहाँ संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। तो यहाँ 900 की जो पाल है वो भी है। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे। अब देखते हैं पिछोला झील। उदयपुर नगर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पिछोला झील है। तो पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। इस झील के 2 टापुओं पर, तो इसमें 2 टापू है, उस पर जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल बने हुए। तो इसमें 2 महल भी है। कौन से? जग मंदिर और जग निवास महल। अब देते हैं फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील कहाँ पर है? तो ये भी उदयपुर नगर से सटी हुई है। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण, माफ करना, फतेह सागर झील। उदयपुर नगर से सटी हुई फतेह सागर झील पिछोला झील के उत्तर पश्चिम में। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। तो फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। अब देखते हैं आना सागर झील। इसका ये कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान के पितामह आना जी है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो आना सागर झील है इसके किनारे एक उद्यान है दौलत बाग। कौन सा उद्यान है? दौलत बाग। एवं इसके तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियां, जो संगमरमर की छतरियां हैं वो है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अब देखते हैं पुष्कर झील। तो पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में जो पुष्कर स्थान है, पर्यटन स्थल है, वहां पर पुष्कर झील है। ये धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व की है तथा पर्यटकों के लिए दर्शनीय। 7वीं झील है वो सिलीसेट झील है, वो कहाँ पर है? अलवर में। तो अलवर में जो
अरावली की पहाड़ियों के मध्य एक सुर में झील है। उपरोक्त झीलों के अतिरिक्त नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत बीकानेर में। शिव सागर डूंगरपुर में। गलता और रामगढ़ जयपुर में। बालसमंद जोधपुर में। केलाना झील जोधपुर में। ये कायलाना है, इसमें केलाना लिखना है, कायलाना। भरतपुर का बेहटा या बंद बरेटा बांध तथा धौलपुर का तालाब सही प्रसिद्ध है। तो ये जो बांध है, जिले वगैरह, तो इसका जो क्षेत्र है वो ध्यान रखना। कौन सी किस जिले में? जैसे धौलपुर का तालाब सही है, जोधपुर का बालसमंद है, कायलाना झील वगैरह है, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं जलवायु। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। तो कैसी जलवायु है? शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, तो जो अरावली है राजस्थान की, जैसे ये राजस्थान है, इसके पश्चिम दिशा में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर न्यून वर्षा होती है। उस दैनिक और वार्षिक तापांतर होता है। तो यहाँ पर जो ताप में अंतर है वो भी ज्यादा है। निम्न आर्द्रता है तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। तो यहाँ पर तेज गति से हवाएं भी चलती हैं। दूसरी ओर अरावली का जो पूर्व क्षेत्र है, जो पूर्व दिशा का, जैसे ये अरावली का पूर्व क्षेत्र है, पूर्व दिशा का, यहाँ अर्ध शुष्क तथा उप आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते। तो ये जो कारक है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये थोड़े ध्यान रखना कौन कौन से हैं। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति है वो और दिशा, वनस्पति आवरण आदि ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की जलवायु की जो विशेषताएं वो कौन कौन सी है। पहली विशेषता देखते हैं, शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता। तो यहाँ पर जो शुष्क जलवायु है वो ज्यादा है। अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा, तो यहाँ वर्षा है वो भी कम होती है और अनिश्चित है, ऐसे टाइम फिक्स नहीं है कि अभी होगी, ऐसे अनिश्चित वर्षा है। वर्षा होती भी है तो उसका भी असमान वितरण है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अधिकांश वर्षा है वो जून से सितंबर तक होती है। तो जो मानसून का समय है उस टाइम जून से सितंबर के मध्य अधिकांश वर्षा हो जाती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता का कारण सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होना। तो यहाँ पर कभी कभी जैसे कहते हैं कि 3 सालों में एक बार सूखा पड़ता ही है। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता और न्यूनता के कारण सूखा और अकाल की स्थिति अधिक होती है। अब देखते हैं जलवायु का ऋतु प्रारूप। भारतीय जलवायु के समान राजस्थान की जलवायु है, उसका अध्ययन भी ऋतुओं के अनुसार ही किया जाता है। राज्य की जलवायु का स्वरूप निम्नलिखित 3 ऋतुओं से स्पष्ट होता है। तो यहाँ ऋतुएं कौन कौन सी है? तो 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? एक ग्रीष्म ऋतु, उसका टाइम क्या है? मार्च से मध्य जून। दूसरी है वर्षा ऋतु, तो मध्य जून से सितंबर। तीसरी है शीत ऋतु, तो अक्टूबर से फरवरी तक। तो ये 3 ऋतुएं हैं। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च से हो जाता है और इस समय सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण क्रमिक रूप से तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु है तो तब तापमान ज्यादा होता है। मई जून होता है, उसमें संपूर्ण राजस्थान में उस तापमान हो जाता है। तो मई जून में सबसे ज्यादा तापमान होता है। जैसा कि मानचित्र 2.6 में स्पष्ट होता है कि संपूर्ण राजस्थान का विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शुरू आदि में 40 डिग्री से अधिक होता है। तो ये मानचित्र है 2.6। तो ये तापमान दर्शाया हुआ है, इसमें तापमान जून महीने का है, ये जून महीने का है। तो ये 40 डिग्री कहाँ कहाँ है? बाड़मेर वगैरह है, जोधपुर है, इधर शुरू वगैरह है। तो यहाँ 40। 42 कहाँ है? जो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, शुरू बीकानेर, यहाँ पर 42 डिग्री भी है। तो यहाँ ज्यादा तापमान है।
पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तापमान 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये 40 सेंटीग्रेड वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेना। हाड़ौती का पठार भी इस समय गर्म रहता है तथा यहाँ वहाँ तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं मैप में एक बार। तो ये मैप में दिया हुआ है तापमान, जो तापमान रेखा है, तो एक बार देख लेना। और वहाँ तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। इस समय गर्म और धूल भरी आंधियों का प्रकोप होता है। शुष्क प्रदेशों में रात्रि तापमान है वो कम हो जाता है। इस समय हवा में नमी होती है और संपूर्ण राज्य गर्मी की चपेट में होता है। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस हाड़ौती में भी रहता है। हाड़ौती, इसके अलावा ये जोधपुर, सीकर, झुंझुनू वगैरह, नागौर, बाड़मेर, तो इसमें भी 40 डिग्री सेल्सियस है। 42 डिग्री तो ऊपर जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है वहाँ पर है। और 37 डिग्री है ये जो उदयपुर वगैरह है यहाँ पर, और 32 डिग्री सेल्सियस। उदयपुर जो माउंट आबू है यहाँ पर कम तापमान है, 32 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तापमान का मैप है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का टाइम क्या है? जून, मध्य जून से सितंबर। मध्य जून तक संपूर्ण राज्य जब ग्रीष्म से तप्त हो जाता है तो वायुदाब और हवाओं की दिशा है उसमें परिवर्तन के साथ हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं का प्रारंभ हो जाता है। और राजस्थान में जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसूनी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी राजस्थान में क्रमिक रूप से सक्रिय हो जाता है। तो ये मानसून आ जाता है राजस्थान में कब? जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम होती है। तो राजस्थान में मानसूनी वर्षा है वो अपेक्षाकृत कम होती है। तो कम होने के कारण क्या है? तो कारण देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार है वो अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है उसके दिशा के समांतर है। जैसे ये राजस्थान है, ये थोड़ा मैप सही नहीं बना है, देख लेना। तो अरब सागर की शाखा है वो ऐसे आती है, लेकिन अरावली वो भी ऐसे है, तो ये समांतर है, इसलिए ये वर्षा जो नहीं होने का कारण है। समांतर होने के कारण मानसून ही राज्य में बिना वर्षा के उत्तर की तरफ चला जाता है। तो मानसून ऐसे उत्तर की दिशा में चला जाता है, वर्षा नहीं करता। दूसरा कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला मानसून, जो बंगाल की खाड़ी है उसके ओर से आने वाला मानसून, जो मानसूनी धारा है वो राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता काफी कम हो जाती है। जो बंगाल की खाड़ी है वहां दूर से आती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश वगैरह वहां से आती हुई राजस्थान पहुंचती है, तब तक उसकी आर्द्रता है वो काफी कम हो जाती है, इसलिए वर्षा कम होती है। तीसरा कारण है अरावली पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई कम है। ये जो अरावली पर्वतमाला है ये बहुत पुरानी पर्वतमाला है, जो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पर्वतमाला है उनमें से एक है। तो ये कटी फटी यानी इसकी हाइट है वो बिल्कुल कम है, इसलिए उस पर वनस्पति कम होना पर भी वर्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसकी एक तो ऊंचाई कम है, इस पर वनस्पति भी कम है, तो वर्षा भी कम होती है। किंतु इससे ये तात्पर्य नहीं है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में वर्षा होती भी नहीं, होती है। जून से सितंबर तक राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। यहाँ की वार्षिक वर्षा का वितरण है वो इस मानचित्र 2.7 में दिया हुआ है। तो ये मानचित्र थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो डाटा है वो सेमी में दिया हुआ है। तो कितनी वर्षा होती है, यहाँ 10 सेमी जो वर्षा वार्षिक वर्षा वितरण है वो दिया हुआ है। तो ये सम वर्षा रेखा है, यहाँ पर 20 सेमी सम वर्षा रेखा है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। तो ये जो रेखा है वो देख लेना। जो हाड़ौती है यहाँ पर ज़्यादा है, ये 90 सेमी जो वार्षिक वर्षा है वो दी हुई। अब आगे देखते हैं। राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा है उसका वितरण है मानचित्र में स्पष्ट है कि 40 सेमी की वर्षा मापक रेखा इसे 2 भागों में विभक्त करती। तो ये एक बार दोबारा मैप देखते हैं। ये जो 40 डिग्री जो वार्षिक वर्षा वितरण वाली है ये 40 डिग्री, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती।
कैसे, एक इधर का भाग एक इधर का भाग। तो जो 40 डिग्री नहीं, माफ करना, 40 सेमी जो वार्षिक वर्षा वितरण वाली जो रेखा है, तो ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ऐसा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कौन सी बांटती है? 40 सेमी, ये 40 सेमी वर्षा मापक रेखा, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके पश्चिम का भाग जहाँ 40 सेमी से कम वर्षा होती है, तो पश्चिम दिशा में कम होती है, वो मरुस्थलीय है। दूसरी ओर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा है वो आबू पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर होती है, लगभग 150 सेमी होती है। जो माउंट आबू सिरोही में, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 90 सेमी रहता है। तो हमने मैप में देखा था 90 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र है जिले, वो कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर। जो पश्चिम क्षेत्र है सीमावर्ती, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है, जहाँ वर्षा 10 सेमी से 25 सेमी तक होती है। अब देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक है? अक्टूबर से फरवरी तक। शीत ऋतु को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो शीत ऋतु के 2 भाग कौन कौन से देखते हैं। पहला है मानसून के जो प्रत्यावर्तन है उसका काल, तो अक्टूबर से मध्य सितंबर। जो शीत ऋतु, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मानसून है उसका प्रत्यावर्तन काल, दूसरा है शीत ऋतु। पहला मानसून का प्रत्यावर्तन काल है वो अक्टूबर से मध्य सितंबर, और शीत ऋतु है वो मध्य दिसंबर से फरवरी तक। अब देखते हैं वर्षा ऋतु का समापन एकाएक न होकर क्रमिक रूप से होता है। तो वर्षा ऋतु ऐसे नहीं कि एक दिन में एकाएक समाप्त हो जाती, नहीं, क्रमिक रूप से होती। और मानसूनी हवाएं अक्टूबर से वापस लौटने लगती है। तो अक्टूबर में मानसूनी हवाएं वो धीरे धीरे वापस लौटने लगती है। इस समय अधिकांश तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये मानसून के प्रत्यावर्तन अर्थात लौटने का समय होता है। लौटता मानसून भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा कर देता है। तो लौटता हुआ मानसून है वो भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा करता है। वास्तविक शीत ऋतु का जो प्रारंभ है वो राज्य में दिसंबर माह में होता है, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं पूरे राज्य में चलने लगती है। इस समय पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात भी प्रदेश में आते हैं। तो पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात कब आते हैं? दिसंबर के आसपास पश्चिमी जो शीतोष्ण चक्रवात है वो आते हैं, जिनसे कुछ वर्षा भी होती है, जिसे मावठ कहते हैं। तो ये मावठ किसको कहते हैं? तो पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात है उनसे जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं। ये वर्षा रबी की फसल है उसके लिए वरदान होती है। तो मावठ किसके लिए महत्वपूर्ण है? रबी की फसलों के लिए लाभदायक है। जनवरी के माह में शीतकाल पूर्णता पर होता है। संपूर्ण प्रदेश में लगभग तापमान 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। शुरू फलोदी, गंगानगर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय बाड़मेर, कोटा, बूंदी तथा दक्षिणी सवाई माधोपुर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। राजस्थान में जनवरी के तापमान के वितरण का स्वरूप, तो जनवरी माह का जो स्वरूप है इस मैप में दिया हुआ है, तो थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जनवरी का तापमान है। तो ये बाड़मेर में 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ये 8 डिग्री, यहाँ जो जिले पड़ते हैं वहाँ 8 डिग्री, यहाँ पर पड़ते हैं वो 7 डिग्री, और जो हाड़ौती है वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान वगैरह दर्शाया हुआ है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का भौतिक पर्यावरण विशिष्ट है। राज्य के भौतिक विभागों में उषावास और जलवायु की अत्यधिक विविधता है। यहाँ के भौतिक पर्यावरण ने सदैव से आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को प्रभावित किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। राज्य की विकास योजनाओं पर भी इनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। तो राजस्थान की जो भी योजनाएं आती है विकास की, तो उस पर भी जो भौतिक प्रदेश है उसका प्रभाव रहता है। तो मरुस्थल के हिसाब से अलग योजना होती है, जो मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है उसके हिसाब से अलग जो विकास योजनाएं वो होती है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये एक बार आप देख लेना।
तो वीडियो स्टॉप करके देख लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जो 9th में जल संरक्षण है वो वीडियो देखेंगे। उसके बाद 10th की जो बुक है उसमें राजस्थान भूगोल के जो भी चैप्टर है तो वो देखेंगे। इसमें काफ़ी हमने कवर कर लिया है, भौतिक प्रदेश कवर कर लिया, ऋतु कर लिया, जलवायु कर लिया, नदियाँ कर ली, जिले कर दी। तो काफ़ी क्षेत्र है जो भूगोल का पार्ट है इसमें कवर कर लिया है। तो वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है और दूसरे जो स्टूडेंट है उनको भी भेजना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।